11 में से 10 सीटों पर सीधे सीधे दावा एनडीए का होता है। विपक्ष किस तरह से अपने ही खेल में फंस जाता है, तेजस्वी यादव को कैसे एक और बड़ा झटका लग सकता है, कैसे आने वाले चुनावों पर इसका बड़ा असर होने वाला है। राज्यसभा में तो झटका खा लिया, लोकसभा में झटका खा लिया, विधानसभा में झटका खा लिया, अब परिषद की बात है। कम से कम यहां तो खून खौलाओ रे फैजल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। देखिए, राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ है वह आपने सामने से देखा है। किस तरह से महागठबंधन अपनी ही रेस में पिछड़ गई। अगर केवल विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का चुनाव खराब गया था, ये कहा जाएगा तो ये सही नहीं होगा। दरअसल एक पैटर्न रहा है। पिछले कई चुनावों में महागठबंधन अलग अलग कमियों की वजह से, अलग अलग गलतियों की वजह से चुनाव हारता रहा है। और कुछ चुनाव जिनमें 2024 का लोकसभा चुनाव, 25 का विधानसभा चुनाव और फिर राज्यसभा चुनाव याद रखे जाएंगे। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। बिहार में पंचायत चुनाव तक पहुंचते पहुंचते महागठबंधन का क्या फाइनल स्वरूप होगा, यह तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन इस वक्त भी जब बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पूरा एकजुट हुआ, मतलब अपने सुझाव के लिए ओवैसी और तेजस्वी यादव भी एक, इसके लिए श्रेय आईपी गुप्ता हो जाता है। आईपी गुप्ता ने राज्यसभा चुनाव से पहले सबसे जो मुश्किल काम था, ओवैसी और बसपा के विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोट करना, इसके लिए राजी कर दिया, मतलब पहाड़ तोड़ दिया। अब एक छोटा सा काउंटर मिलाना है। इसी तरह से राजद को, कांग्रेस को, लेफ्ट की पार्टियों को अपने विधायकों को काबू में रखना, जो नहीं, आरजेडी के एक और कांग्रेस के 3 विधायक बाकी। तो देखा ही क्या कुछ हुआ उसके बाद। एक राज्यसभा की सीट जो इनके पक्ष में आ सकती थी वो भी नहीं आई। महागठबंधन के इतर एनडीए ने तो क्लीन स्वीप कर दिया, 5 की 5 सीटें एनडीए के पास। कहानी अगर यही खत्म होती तो मैं फिर ये खबर लेकर आपके पास आता। ये खबर बहुत मजेदार है, बहुत सारे दुर्घटना है। मुझे पता है आप ज्यादातर लोगों को एमएलसी चुनाव समझ में नहीं आता है, तो पत्रकारों को भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए कैलकुलेटर और ये कागज पत्तर लेकर बैठा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आगे चल के एक और बड़ा चुनाव, एमएलसी का चुनाव, जहां सबसे जो बिहार के महत्वपूर्ण सदन परिषद में संख्या निर्धारित होगी, परिषद में ताकत जिससे निर्धारित होगी, जिससे बिहार सरकार के प्रस्तावों को रोकना या पारित कराने का अधिकार विपक्ष के पास होगा, उसमें भी राजद और महागठबंधन कमजोर होने जा रही है। एक और बहुत बड़ा खेल इंतजार कर रहा है। बिहार में एमएलसी चुनाव, 11 सीटों पर चुनाव एमएलसी के होने हैं। इन सीटों का समीकरण बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन सीट किस वजह से खाली हुई है, किस सीट पर किसकी दावेदारी है, प्रक्रिया क्या होगी, यह जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कैसे इससे सीधे बिहार के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। महागठबंधन, जो कि फिर से मैं कह दूं, बिहार के विधानसभा चुनाव से ज्यादा मजबूत इस वक्त है। ऑन पेपर उसमें दलों की संख्या तो बढ़ गई है ना। बसपा साथ है, बसपा के एक विधायक साथ सपोर्ट कर रहे थे, ओवैसी साथ है, आईपी गुप्ता साथ है, लेफ्ट की पार्टियां साथ हैं, वीआईपी साथ है, मुकेश सहनी कांग्रेस और राजद साथ है। ये सारे दल एक साथ होकर भी अपनी संख्या बिहार में उतना नहीं कर पा रहे हैं। और राज्यसभा चुनाव से अगर सबक लेकर अगर आप इसे एनालाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस 11 सीट पर भी तगड़ा खेला होने वाला है। 11 में से 10 सीटों पर सीधे सीधे दावा एनडीए का होता है। और ये केवल नंबर्स गेम नहीं है। अगर नंबर गेम है तो वो तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन नंबर गेम नहीं है, ये माइंड गेम भी है। विपक्ष किस तरह से अपने ही खेल में फंस जाता है, तेजस्वी यादव को कैसे एक और बड़ा झटका लग सकता है, और ये एमएलसी चुनाव कैसे आने वाले समय में, चाहे पंचायत चुनाव हो या 2029-30 के चुनाव हो, उनके लिए भी एक बड़ी पटकथा लिखेगा, उसके लिए भी टेलर बन जाएगा। अभी ये भी आपको समझना होगा। तो चलिए समझ लेते हैं किस तरह से बिहार में एमएलसी का चुनाव होगा, किस करवट ये ऊंट बैठेगा और कैसे
आने वाले चुनावों पर इसका बड़ा असर होने वाला है। बिहार में विपक्ष का भविष्य ये एमएलसी चुनाव तय करेगा। राज्यसभा में तो झटका खा लिया, लोकसभा में झटका खा लिया, विधानसभा में झटका खा लिया, अब परिषद की बात है। कम से कम यहाँ तो खून खौला और फैजल। आइए जान लेते हैं क्या है मामला। देखिए, बिहार में संख्या बल अलग अलग पार्टियों के जो हैं विधान सभाओं में, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन कुछ बिंदु को पहले समझ लेना चाहिए। 11 सीट पर जून से पहले चुनाव होने हैं। इसको लेकर चूंकि 2 चरण में इसके जो प्रस्ताव हैं वो आएंगे, तो एक बार 2 सीटों के उपचुनाव और फिर जून में जो बाकी बचे 9 सीटें हैं उन पर चुनाव होंगे। यानी 2 सीटों का उपचुनाव और 9 सीटों का चुनाव होना है। ये जून से पहले इसको निपटा लेना है। इस एमएलसी चुनाव के परिणामों पर दिल्ली तक की नजर है। उसका कारण क्या है वो भी आप समझ जाइएगा इस खबर में। इस राज्यसभा के बवाल के बाद से एनडीए को जो एक छत्र ताकत मिली है, इसे वो आगे चल के अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि विपक्ष नाम की कोई चीज रहे, किसी प्रकार की कोई बाधा न उत्पन्न हो, और ऐसा हो भी रहा है। सड़क से सदन तक कहीं भी विपक्ष बहुत मुखर नहीं है, दिख नहीं रहा है। इसके पीछे एक विपक्ष की भी गलती है, लेकिन चलिए पहले जान लेते हैं एमएलसी चुनाव के बारे में। यहां नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 4 सीटें खाली हो जाती हैं इमीडिएटली, तत्काल प्रभाव से, और जून से पहले 7 सीटों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। जिन 4 लोगों की सीटें नीतीश कुमार के साथ खाली हुई हैं उनके नाम हैं नीतीश कुमार, भगवान कुशवाहा पिछले विधानसभा में एमएलसी थे, चुनाव लड़े थे तो वो जीत कर आए थे, उनकी सीट खाली हो गई। मंगल पांडे चुनाव लड़े, एमएलसी थे, जीत के आए, वो उनकी सीट खाली होगी। और सम्राट चौधरी एमएलसी थे, वो जीत कर आए तो उनकी भी सीट खाली हो गई। तो 3 सीटें पहले से खाली थी और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब 4 सीटें खाली हो गई हैं। इनमें से मजेदार बात है कि मंगल पांडे और नीतीश कुमार के सीटों का कार्यकाल 2030 तक का था, मतलब अभी लंबा कार्यकाल था। लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा और सम्राट चौधरी का कार्यकाल भी जून में समाप्त हो रहा था। यानी सम्राट चौधरी और भगवान कुशवाहा की सीटों पर चुनाव होगा और मंगल पांडे और नीतीश कुमार की सीटों पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा 7 और सीटें हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसमें डॉक्टर कुमुद वर्मा, सुनील कुमार सिंह, प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, विष्णु सहनी, संजय प्रकाश और समीर कुमार शामिल हैं। ये अलग अलग पार्टियों के नेता हैं जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इन पार्टियों के नेताओं को आप अगर वर्तमान परिदृश्य में देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगी कि फिलहाल जो सीटें खाली हो रही हैं उनका समीकरण बड़ा क्लियर है। इनके समीकरण को मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता भी हूं और समझ में भी आएगा। इस वक्त जो सीटें खाली हुई हैं इसमें 5 सीटें जदयू की तरफ से हैं, यानी नीतीश कुमार, भगवान कुशवाहा, कुमुद वर्मा, विष्णु सहनी और प्रोफेसर गुलाम गौस। इसको स्क्रीन पर दिखाया जाए। उसके अलावा बीजेपी से 3 सीटें खाली हुई हैं, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और संजय प्रकाश। आरजेडी से 2 सीटें खाली हो रही हैं, सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद फारूक। और कांग्रेस की 1 सीट समीर कुमार सिंह की खाली हो रही है। यानी विपक्ष से 3 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें से विपक्ष वापस कितना प्राप्त कर पाएगा, यही तो खेल है। जान लीजिए 3 सीट खाली हो रही है और मिलने जा रहा है कुछ नहीं, बाबा का ठुल्लू। अब देखिए कैसे होता है। बिहार में जो 2 सीटों के उपचुनाव होने हैं वो मैंने बताया आपको कि एक मंगल पांडे का और दूसरा नीतीश कुमार का, चूंकि इनका कार्यकाल 2030 का था। जैसे ही इस पर चुनाव होगा इन सीटों पर की सभी की कार्यकाल 32 तक चली जाएगी, जो बचे हुए सीटें हैं। इसमें मजेदार बात है कि दावेदारी किसकी कितनी बनती है वो जानने से पहले आप जान लीजिए कि दावा कौन कौन कर रहा है। सबसे मजेदार जो पेच फंसा हुआ है वो 2 जगह है, एक चिराग पासवान और उससे भी मजेदार आरएलएम में। आपको पता है दीपक प्रकाश बिहार में मंत्री हैं। दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। दीपक प्रकाश को एकाएक मंत्री जब बनाया गया तो विवाद खूब हुआ था। इसका कारण यह भी था कि 4 जीते हुए विधायकों को छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा लिया। दीपक प्रकाश कायदे से 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं बिना किसी सदन के सदस्य बने हुए, लेकिन 6ठे महीने में उन्हें एमएलसी बनना ही होगा। हाल ही में उनके पिता राज्यसभा गए हैं। खबर यह भी आई कि पार्टी का विलय कराने की शर्त पर ही उनको यह दिया गया है। पूर्व में कई बार चर्चा कर चुके हैं वो कि अलग अलग बीजेपी के बड़े नेताओं से चुनाव के दौरान हमारी जो बातें जिक्र हुई हैं उसमें एक एमएलसी और एक राज्यसभा दोनों का जिक्र हुआ है। तो इस तहत
उनके पुत्र का एक एमएलसी की कुर्सी पर बैठना अनिवार्य भी है और गठबंधन में जो तय हुआ है उस आधार पर वांछित भी है। अब यदि दीपक प्रकाश को एक सीट मिल जाती है तो फिर बचती हैं 10 सीटें। इन 10 सीटों में से जो दावा बताया जा रहा है, बीजेपी 4 सीटों पर कर रही है, जेडीयू भी 4 सीटों पर कर रही है और 2 सीटों पर दावा एलजेपी कर रही है। एलजेपी 2 और आरएलएम 1, यानी अगर जोड़ते हैं आप तो एक सीट ज्यादा हो जा रही है। अब इसे मैनेज कैसे किया जाएगा? बताया जा रहा है कि लोजपा को 2 सीटें, जेडीयू को 3 सीटें और 4 सीट बीजेपी को दी जाएगी। इससे जो वर्तमान समीकरण है इसमें एनडीए को ओवरऑल 2 सीटों का फायदा होगा। कैसे होगा वो भी समझ लेते हैं। फिर से बता दूं, आरएलएम 1, एलजेपी 2 और भाजपा 4, इस हिसाब से 3 ही सीटें जेडीयू के लिए बच पा रही हैं। तो अब इसके समीकरण को समझ लेते हैं। बिहार में 202 विधायक आपके एनडीए के पास थे। इसमें से एक विधायक नितिन नवीन का इस्तीफा हो गया है। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद 201 विधायक एनडीए के पास हैं। 23 विधायकों पर इस बार समीकरण बन रहा है, एक एमएलसी का सीट मिल पा रहा है। एक एमएलसी के लिए 23 विधायक आपको चाहिए। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं अंक गणित, गुना भाग जोड़ घटाव के हिसाब से कि कितनी सीटों पर कितने पार्टियों का दावा है या कितने किस गठबंधन का दावा है। एनडीए को विधायकों की संख्या के आधार पर कितनी सीटें जीत पाएंगी एमएलसी की और महागठबंधन कितनी जीत पाएगी। इससे पहले बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 सीटों पर चूंकि उपचुनाव होने हैं और नीतीश कुमार और मंगल पांडे की जो सीट है उस पर सीधे सीधे एनडीए का दावा बन जाता है। तो बाकी जो बच रही हैं 9 सीटें, 7 जिनका जून में कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सम्राट चौधरी और जो भगवान कुशवाहा है इनकी वाली सीट, इन सीटों पर जो चुनाव होंगे इसमें विधायकों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण है। 23 विधायक पर एक एमएलसी की सीट मिलती नजर आ रही है। फिलहाल गणित यही है। जेडीयू कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छी सीटें लेकर आएगा। एनडीए को भी लगता है कि वो फिर इस बार राज्यसभा की तरह क्लीन स्वीप कर देगा। लेकिन महागठबंधन भी इस लड़ाई में अभी तक तो है। लड़ाई कैसे है और कैसे जोड़ घटाव होगा ये जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि हमें टोटल 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। 9 सीटों पर ही दावा है। इन 9 सीटों में संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा दावा किसका बनता है, तो इसके लिए हम फिलहाल एनडीए की तरफ चलते हैं। एनडीए के 202 विधायक थे। 202 विधायकों में से एक विधायक का इस्तीफा हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन, एमएलसी बनेंगे तो उनका अलग ही दावा है। तो अब 201 विधायक है। 201 को यदि हम 23 से भागा करते हैं तो हमारे पास 8.7 बचता है, यानी 8 कंफर्म सीटें और एक सीट 0.7% इनके पक्ष में नजर आ रही है। 8 कंफर्म सीटें एनडीए जीत जाएगा, इसमें कोई संशय दूर दूर तक किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं कितनी सीटें कितने विधायक एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो यदि 8.7 के हिसाब से चले, 8 एमएलसी जीतने के बाद जो विधायकों की संख्या बच जाती है एनडीए के पास वो है 17 में यदि 6 जोड़ देते हैं तो एक और सीट पर इनका दावा बन जाता है। अब आते हैं महागठबंधन की तरफ। महागठबंधन की वर्तमान संख्या 35 है। 35 विधायक महागठबंधन के पास है, लेकिन यदि इसमें आईपी गुप्ता के कारण हम 5 विधायक जोड़ देते हैं ओवैसी के और 1 विधायक जोड़ देते हैं बसपा के, तो टोटल संख्या 41 हो जाती है। 41 को यदि हम 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.7 आता है, यानी एक एमएलसी की सीट इधर भी कंफर्म नजर आ रही है, लेकिन 0.7 दावा इनका एक जो सीट बच जा रही है उस पर भी है। मतलब 9 सीटों को अगर हम सीधे सीधे गणित समझे तो 0.7 तो दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जा रहा है। 16 विधायक इस तरह इधर एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 17 विधायक उधर एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यानी इंडिया में 17 विधायक एक्स्ट्रा बच रहे हैं, उधर 16 बच रहे हैं। तो सीधे सीधे इसे गणित से समझा जा सकता है कि 8 सीटें एनडीए जीत जाएगी और एक सीट महागठबंधन जाएगी। 0.7 दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जाता है। यानी अब समझिए, अब असली खेल शुरू होगा। यहीं से तो सारा खेल है।
आपको मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं चाहूंगा स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाई जाए। टोटल 2 विधायक सुनील सिंह और मोहम्मद फारूक आरजेडी से थे, एक विधायक समीर कुमार सिंह कांग्रेस से थे। इन 3 सीटों में जो महागठबंधन के पास है, केवल एक ही सीट वापस महागठबंधन ले पाएगी। एनडीए में भी पेच है। एनडीए में पेच ये है कि 5 सीटें थी जदयू के पास, उनमें से 3 ही उन्हें मिलती नजर आ रही है बंटवारे के हिसाब से। 2 सीटें उनसे छीन रही है, यानी जेडीयू -2 हो जाएगी और एनडीए में ही जाएगा, एनडीए +2 होगा, जेडीयू -2 हो जाएगी और जो सीटों का उसका नुकसान हो रहा है अपने गठबंधन में ही, हार नहीं रही है। बीजेपी +1 हो जाएगी, यानी बीजेपी 3 से 4 हो जाएगी, एलजेपी 0 से 2 हो जाएगी, +2 होगी, आरएलएम के पास भी एक विधायक बढ़ जाएंगे, यानी एनडीए का ओवरऑल संख्या काफी बढ़ जाता है, महागठबंधन का नुकसान में जाता है। अब वर्तमान में आप सदन में अगर परिषद में जाइएगा तो परिषद की संख्या कितनी है? 75 विधायक टोटल एमएलसी हैं, 43 एनडीए के पास, 21 महागठबंधन के पास, इसमें निर्दलीय 7 भी हैं। आरजेडी 15 पर है, कांग्रेस 3 एमएलसी हैं और सीपीआई जो है 2 इनके एमएलसी हैं। बीजेपी के पास 22 है, जेडीयू के पास 19 है, हम के पास 1 है और 1 सीट आरएलजेपी के पास है, यानी पशुपति पारस के पास 1 एमएलसी है। अब वर्तमान सिस्टम के हिसाब से जो दावे बन रहे हैं, इसमें अंतिम कैलकुलेशन ये होगा कि जो 9 सीटें हैं, इन 9 सीटों में 4 सीट जाएगी बीजेपी के पास, 3 सीट जाएगी जेडीयू के पास, 2 जाएगी एलजेपी के पास और 1 जाएगी आरएलएम के पास। यानी जो 11 सीटें खाली हो रही हैं 2 उपचुनाव और जो बाकी 9 सीटें हैं जिस पर दावा है, जिस पर भी चुनाव होंगे, तो इन सभी को जोड़ देने पर जो 11 सीटें हैं, इसमें जो अंतिम जोड़ घटाव है, इस आधार पर 4 सीटें भाजपा के पास चली जाएंगी, जो उनका दावा बनता है, 3 जेडीयू के पास चली जाएगी और 2 सीट एलजेपी के पास और 1 आरएलएम के पास। इस आधार पर जो मैथमेटिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने कोशिश की कि सिंप्लीफाई कर दूं। 2 सीटों पर उपचुनाव, 9 सीटों पर चुनाव, 2 सीट नीतीश कुमार और मंगल पांडे वाला 2030 तक का है और बाकी सभी सीटों का जब चुनाव होगा तो 2032 तक कार्यकाल उनका हो जाएगा। नुकसान सीधे सीधे महागठबंधन का है। महागठबंधन को 41 विधायक जोड़ देने पर ओवैसी और बसपा के, तब भी केवल 1 सीट ही बचा पा रही है, 2 सीट का उसे नुकसान हो रहा है। एनडीए को 2 सीटों का फायदा हो रहा है और एनडीए 8 एमएलसी सीधे सीधे अपने नंबर्स के हिसाब से जिता पा रही है, बाकी 2 सीटें उसके पास हैं ही। तो घुमा फिरा कर नुकसान यहां भी फिर एक चुनाव में महागठबंधन और तेजस्वी यादव का ही होता है। अब सुनील सिंह और मोहम्मद फारूक में से किसको रिपीट करेंगे, ये उनको तय करना है, क्योंकि समीर महासेठ और कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है नहीं कि वो दावा कर सके। कांग्रेस ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। इसमें एक और मजेदार बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, आरएलएम वाला है। आरएलएम को एक विधायक, एक एमएलसी की सीट देनी ही होगी। ये सीट जदयू कोटे से कटेगी तो जदयू इसके लिए राजी होता है कि नहीं राजी होता, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिर चिराग पासवान, उनकी भी 2 सीटों की डिमांड है और 2 सीटें उन डिजर्व भी करते हैं, 19 विधायक हैं उनके, तो यहाँ भी एक पेच फंसता है। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल एक और बड़ी चुनावी हार महागठबंधन के लिए इंतजार कर रहा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।